आओ, तो पिछले क्लास की बात किया जाए तो अगर हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था जिनदत्त सूरी के बारे में, सोमप्रभ सूरी के बारे में और देवसन के बारे में, ठीक है। तो एक बार पीछे की क्लास को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है जी। तो अगर बात किया जाए जिनदत्त सूरी, जो जिनदत्त सूरी है, इनका जो ग्रंथ है वो कौन सा ग्रंथ था जी? जिनदत्त सूरी का ग्रंथ का नाम क्या था? उपदेश रसायन का ग्रंथ था। ये कब लिखा गया था? 1114 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है जी। इसमें कितने पद शामिल थे? 80 को पद इसमें शामिल थे। तो जिनदत्त सूरी से जो क्वेश्चन बनेगा, इनकी रचनाएं बताइए। तो इनकी रचनाएं थी उपदेश रसायन, इसमें पदों की संख्या तो 80 था। अगर बात किया जाए कि उपदेश रसायन कब लिखा गया, तो 1114 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगला था सोमप्रभ सूरी, ठीक है। तो अगर पूछे कि सोमप्रभ सूरी की रचनाएं बताइए, तो इनकी रचनाएं थी कुमार पाल प्रतिबोध। क्या रचनाएं था? कुमार पाल प्रतिबोध। ये 1114 ईस्वी में इस रचनाएं को क्या किया गया था? लिखा गया था, ठीक है जी। अब हम लोग आते हैं देवसेन पे। किस पे? देवसेन। तो देवसेन से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि श्रावकाचार्य किसका रचना है? श्रावकाचार्य का रचनाकार कौन है? तो श्रावकाचार्य का रचनाकार कौन होंगे? देवसेन होंगे। कौन होंगे जी? देवसेन होंगे, ठीक है। तो इनकी रचनाएं थी श्रावकाचार्य, ठीक है। फिर दर्शन सार, लघुनु चक्र, आराधना सार, समय धम दोहा, ठीक है। अगर बात किया जाए कि श्रावकाचार्य में ये कब लिखा गया था, इस ग्रंथ को, श्रावकाचार्य ग्रंथ को कब लिखा गया था? तो 933 ईस्वी में। कब लिखा गया था? इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है श्रावकाचार्य में कितने दोहे सम्मिलित थे? तो 250, यानी 250 दोहे क्या थे? सम्मिलित थे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगला जो हम लोग का है शालिभद्र सूरी। हेडिंग डालो शालिभद्र सूरी। ये 12वीं शताब्दी में उपलब्ध थे। कब थे? 12वीं शताब्दी में, ठीक है। तो लिखो शालिभद्र सूरी बारहवीं शताब्दी के कवि थे। ये कौन सी शताब्दी के कवि थे जी? 12वीं शताब्दी के, ठीक है। इसके आगे लिखो इनकी रचना, देखो इनकी रचना शालिभद्र सूरी की रचना, ठीक है जी। शालिभद्र सूरी की रचना लिखो भारतेश्वर बाहुबली। हाँ, भारतेश्वर बाहुबली, वो मूवी वाला बाहुबली नहीं है, ठीक है। तो ये इनकी रचना का नाम है, क्या है जी? भारतेश्वर बाहुबली, ठीक है जी। समझ में आ रहा है? इनकी एक रचना है भारतेश्वर बाहुबली। इसकी इसकी रचना, यानी भारतेश्वर बाहुबली की रचना किया गया था, लिख लो 1184 ईस्वी में। कब किया गया था? 1184 ईस्वी में। और यह एक, लिखो यह एक यहाँ तक हो गया जी, वीर रस काव्य है। मतलब जो भारतेश्वर बाहुबली है, ये पूछेगा कैसा काव्य है, तो वीर रस। इसमें वीरता की बातें की गई है। क्या किया गया है जी? देख, हाँ, जो बाहुबली मूवी में भी देखो ना जी, क्या करते अपने राज्य को लड़ने के लिए, कब कैसे लड़ेगा? हंस हंस के थोड़ी लड़ेगा। हंस के कोई राज्य जीत पाएगा? लड़ के नहीं, वीरता का प्रदर्शन जब करेगा तभी अपने राज्य को क्या कर पाएगा? जीत पाएगा, ठीक है जी। तो इनकी रचना था भारतेश्वर बाहुबली। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतेश्वर बाहुबली बहुत बार क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि भारतेश्वर बाहुबली के रचनाकार कौन है। तो शालिभद्र सूरी होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, इसे इसे हिंदी का, किसकी बात हो रहा है? भारतेश्वर बाहुबली के। इसे हिंदी का प्रथम वीर रस, प्रथम
रास ग्रंथ, विरस नहीं, रास ग्रंथ लिखना, ठीक है जी। प्रथम रास ग्रंथ माना गया है, ठीक है। किस बात की हो रही है? तो भारतेश्वर बाहुबली की बात हो रही है, ठीक है जी। हो गया यहां तक? अगला लिखो गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्र गुप्त ने, गणपति चंद्रगुप्त ने, हो गया यहां तक जी? ने इसे हिंदी का, इसे हिंदी का प्रथम रचना माना है। अगर पूछा जाए कि कौन से ऐसे व्यक्ति है या कवि है जिन्होंने भारतेश्वर बाहुबली को हिंदी का प्रथम रचना माना है, तो वो व्यक्ति कौन होंगे? गणपति चंद्र गुप्त। ये एक ऐसे क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि गणपति चंद्र गुप्त ने किसे हिंदी का प्रथम रचना माना है, तो क्या बताओगे? भारतेश्वर बाहुबली को गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम रचना माना है। समझ में आ रहा है जी क्वेश्चन कैसे पूछने का तरीका? चलो आगे देखो, इस लिखो, इसमें इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ में यानी भारतेश्वर बाहुबली की बात हो रही है। इस ग्रंथ में सूरी ने 63 छंदों, हाँ मतलब सूरी का मतलब सालीभद्र सूरी की बात हो रही है, ठीक है। सूरी ने 63 छंदों में बुद्धिराम, बुद्धिराम नहीं है, सॉरी बुद्धिरास है, क्या है? बुद्धिरास नामक रचना को लिखा है। हाँ देखो इसका मतलब क्या है कि मतलब इस ग्रंथ यानी भारतेश्वर बाहुबली को सालीभद्र सूरी ने 63 ग्रंथों में एक रचना किया है। उस रचना का नाम है बुद्धिरास। क्या नाम है? ठीक है, हाँ 63 छंदों में। अगला लिखो भारतेश्वर बाहुबली में भारतेश्वर बाहुबली रचना में, भारतेश्वर बाहुबली रचना में 205 छंदों का प्रयोग किया गया। कितने छंद जी? हाँ छंदों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ठीक है जी यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक तो भारतेश्वर बाहुबली जो रचना है इसमें कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? 205, ठीक है। आगे लिखो इन्होंने, इन्होंने मतलब कौन? हाँ सालीभद्र सूरी। इन्होंने 1352 में, 1352 ईस्वी में, हाँ ईस्वी में पंच पांडव, पंच पांडव रास, पंच पांडव रास नामक ग्रंथ की रचना किया है। इन्होंने 1352 ईस्वी में पंच पांडव रास नामक एक ग्रंथ का क्या किया था? रचना किया था। कौन? तो भारतेश्वर बाहुबली ने, ठीक है। लिखो अगला पॉइंट, इसे हाँ इन्होंने मतलब कौन? सालीभद्र सूरी ने 1352 ईस्वी में पंच पांडव रास नामक ग्रंथ की रचना किया था, ठीक है। लिखो इसे हिंदी का,
इसे हिंदी का, यहाँ तक हो गया जी, प्रथम ऐतिहासिक, प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। हो गया यहां तक? अब समझो, इनके बारे में समझो। ये शालिभद्र सूरी जो थे, ये 12वीं शताब्दी में स्थित थे, ठीक है। इनकी रचना, इनकी प्रमुख रचना कौन थी? तो भारतेश्वर बाहुबली थी, जो 1184 ईस्वी में क्या किया गया, लिखा गया था, ठीक है। यह एक वीर रस काव्य है। कैसा काव्य है? वीर रस, जिसमें वीरता की बातें किया गया है, ठीक है। इसे हिंदी का प्रथम रास ग्रंथ भी माना गया है, ठीक है जी। गणपत चंद्र गुप्त ने इसे हिंदी का प्रथम रचना माना है। क्या माना है? हिंदी का प्रथम रचना माना है। किसने? गणपत चंद्र गुप्त जी ने, ठीक है। अगला है, इस ग्रंथ में सूरी, इस ग्रंथ में सूरी ने 63 छंदों, सूरी ने 63 छंदों में बुद्धि रास नामक रचना को क्या किया है? लिखा है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, भारतेश्वर बाहुबली रचनाओं में 205 छंदों का क्या किया गया है जी? प्रयोग किया गया है। छंद वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भारतेश्वर बाहुबली तो इंपॉर्टेंट है ही, और गणपत चंद्र भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने 1352 ईस्वी में पंच पांडव रास नामक ग्रंथ का क्या किया था? रचना किया था। अगला है, इसे हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ स्वीकार किया गया है, ठीक है जी। तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है, प्रथम रास ग्रंथ स्वीकार किया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ में आया? ये चीज हो गया जी, ठीक है। तो इसको मिटा देना। हाँ, तो अगला हेडिंग डालो, आसुगु कवि, आसुग कवि, इसको मिटा दे रहे हैं। आसुग कवि, हाँ, ग है, ग। हम्म, लिखो, आसगु कवि, ठीक है। क्या नाम है? आसगु कवि, ठीक है। तो लिखो, ये 12वीं शताब्दी में मौजूद थे। ये भी कब की बात है जी? 12वीं शताब्दी, यानी शालिभद्र सूरी के टाइम पे भी ये भी मौजूद थे। कब? ठीक है, 12वीं शताब्दी, ये 12वीं शताब्दी में मौजूद थे। अगर बात की जाए, तो शालिभद्र सूरी हो या फिर आशु कवि हो, ये दोनों के दोनों 12वीं शताब्दी में क्या थे? मौजूद थे, ठीक है जी। लिखो, चंदन बाला रास, चंदन बाला रास, ये इंपॉर्टेंट है। चंदन बाला रास, चंदन बाला रास, यहाँ तक हो गया। चंदन बाला रास शीर्षक ग्रंथ को इन्होंने लिखा था, ठीक है जी। ये इनसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो क्वेश्चन क्वेश्चन में आएगा कि चंदन बाला रास का रचयिता कौन है? चंदन बाला रास का रचयिता कौन है, या लिखने वाले कवि कौन है? तो क्या बताओगे? आशुग कवि, ठीक है, आशुग कवि, ठीक है। लिखो, चंदन बाला रास, अगला पॉइंट लिखो, चंदन बाला रास, चंदन बाला रास एक खंड काव्य है। कौन सा काव्य है जी? खंड काव्य है, ठीक है। खंड काव्य होता है, महाकाव्य होता है, तो ये खंड काव्य है, ठीक है। यहाँ तो हो गया।
हो गया यहाँ तक? लिखो इस ग्रंथ में, अगला पॉइंट, इस ग्रंथ में 35 छंदों का प्रयोग किया गया। कितना जी? 35 छंदों का प्रयोग किया गया। हो गया। लिखो इनकी दूसरी रचना का नाम, इनकी दूसरी रचना का नाम, इनकी दूसरी रचना का नाम जीव दया रास है। हाँ, जीव दया रास, ठीक है जी। या जीव दया रास है या जीवन दया रास, मिलता है, ठीक है जी। या तो जीव दया रास लिखा होगा या फिर जीवन दया रास, मतलब कि लोगों की भलाई करना। जीव मतलब क्या? जीव दया रास मतलब क्या हुआ? हाँ, जो जीव जंतु है उनकी क्या करना? रक्षा करना। यानी जीवन दया रास मतलब क्या? जब रक्षा करेंगे तभी तो उसको जीवन मिलेगा, ठीक है। हो गई ये। तो अगला हम लोग आते हैं, चलो अगला लिखो सारंगधर। याद आ रहा है कुछ सारंगधर? किसमें थे सारंगधर? याद आ रहा है जी? रासो साहित्य में थे। हाँ, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये किसने, ये सारंगधर ने किसकी रचना किया था? हाँ, अमीर रासो। याद आ रहा है जी? अमीर रासो की रचना किया था। रासो साहित्य में 7 गो साहित्य, रासो साहित्य था, तो उसी में एक सारंगधर, ठीक है जी। चलो लिखो सारंगधर के बारे में लिखो। शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अमीर रासो का रचयिता, अमीर रासो के रचयिता, अमीर रासो के रचयिता सारंगधर को माना है। किसको माना है जी? सारंगधर को माना है, ठीक है। पढ़े था ना रासो का साहित्य में? परमाल रासो, विजयपाल रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, हाँ, खुमान रासो, दलपति विजय, और ये कौन था एक? रणमल छंद और हमीर रासो, ठीक है। हाँ, तो ये सब थे ना। तो उसी में अगर बात की जाए सारंगधर, तो सारंगधर के रचना, जो सारंगधर थे वो किसको लिखे थे? तो हमीर रासो को लिखे थे, ठीक है। चलो हो गया। अगला पॉइंट लिखो सारंगधर का आयुर्वेदिक ग्रंथ, जैसे आयुर्वेदिक दवा होता है ना जी, तो ऐसे ही इनका आयुर्वेदिक ग्रंथ था। हाँ, आयुर्वेदिक ग्रंथ, आयुर्वेद ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ। मतलब इनका हमीर रासो जैसे प्रसिद्ध हुआ, वैसे ही आयुर्वेदिक ग्रंथ भी क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ, ठीक है जी। लिखो डॉक्टर, अगला पॉइंट लिखो डॉक्टर, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें, हो गया यहाँ तक, कुंडलिया छंद का, कुंडलिया, क्या नाम है?
कुंडलीय छंद। कुंडलीय छंद का जब छंद पढ़ेंगे ना तो इसमें ये सब छंद आएगा, ठीक है जी। कुंडलीय छंद का प्रथम प्रियता, प्रयोक्ता, प्रयोक्ता है, प्रियता नहीं प्रयोक्ता, प्रयोक्ता माना है। मतलब कहने का मतलब है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने ये कहा है कि कुंडलीय छंद का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे, तो सारंगधर थे, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, सारंगधर, ऊपर का मिटा दे, एक सेकंड, एक सेकंड रुको। चलो लिखो, सारंगधर, इंपोर्टेंट है ये, सारंगधर, यहाँ तो होगा जी, रणथंभौर, रणथंभौर, रणथंभौर कहाँ पड़ता है, कौन बताएगा, कौन सा राज्य में, राजस्थान की बात हो रही, कहाँ की बात हो रही है, हाँ, सारंगधर रणथंभौर, हो गया यहाँ तक, रणथंभौर हो गया जी, के सुप्रसिद्ध राजा, सुप्रसिद्ध राजा, सारंगधर रणथंभौर के सुप्रसिद्ध राजा वीर महाराज हमीरदेव, राजा वीर महाराज हमीरदेव, ये हमीरदेव, हमीरराज तो लिखे है ना जी, तो किसके बारे में लिखे हैं, हमीरदेव जो राजा थे उनके बारे में ही लिखा गया था, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, हमीर रासो पड़ गया, ठीक है, ये समझ में आया ना जी। तो लिखो, सारंगधर रणथंभौर के सुप्रसिद्ध राजा वीर महाराज हमीरदेव के प्रधान सभा में मौजूद थे, प्रधान सभा, प्रधान सभा में, हाँ राघव देव थे, क्या मौजूद थे, ठीक है मौजूद है, मतलब ये जो प्रधान सभा, मतलब जो राजा है उसमें मंत्री, बहुत सारे मंत्री होते हैं, अनेक कार्य बटा रहता है, ठीक है, तो इसमें कुछ ही लोगों को वो अपने जब मीटिंग करना होगा, कोई आक्रमण या कुछ ऐसी स्थिति है तो कुछ लोगों को बुलाता है, उनसे निर्णय करेगा कि कैसे क्या करना है लड़ाई के मामले में, तो उन्हीं में से ये एक थे, इनको भी बुलाया जाता था, सलाह लिया जाता था, हाँ, कि बताइए कैसे क्या करना है, ठीक है जी, आगे यहाँ तक हो गया। तो अब हम लोग अगला पढ़ेंगे अब्दुल रहमान, क्या पढ़ेंगे, अब्दुल रहमान, ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे अब्दुल रहमान के बारे में, हेडिंग डाल दो अब्दुल रहमान, अब्दुल है, अब्दुल नहीं है, हाँ ऐसे लिखाएगा, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है जी, अब्दुल रहमान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है ये। फिर जिनसेन के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ से हमारा ये वाला खत्म हो जाएगा पार्ट, रासो साहित्य वाला सब, और उसके बाद चलेगा सिद्ध साहित्य, इसके बाद क्या चलेगा, सिद्ध साहित्य, इसमें सिद्धों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे अब्दुल रहमान के बारे में और जिनसेन के बारे में, ठीक है जी, चलो ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है, ठीक है।